एक देश है जो चीन को पकड़ कर रख सकता है, वो सिर्फ इंडिया है। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये होगा, पॉइंट ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ नक्शा एक्सचेंज करें। एक पहाड़ पर दो शेर नहीं हो सकते, वो खुद को शेर मानता है। आप इस गलत फहमी में ना रहिए कि हमने बिल्कुल सब तरफ फूल बिखेरे हुए हैं चीन के लिए। तो हम भी अपने पूरे प्रयास में हैं और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत और चीन की। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए हैं। ट्रंप के टैरिफ के कारण विश्व भर में जो अस्थिरता के बादल छाए हुए हैं, उसके मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। बीते कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच करीबी बढ़ी है। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे के बाद पीएम के इस दौरे से भारत और चीन के बीच संबंधों को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या वाकई में चीन भरोसे के काबिल है? पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सरहद पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। 2020 में गलवान में जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ, उसकी याद अभी भी ताजा है। अब रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश हो रही है। सीमा पर आपसी विश्वास का माहौल बनाने का प्रयास जारी है। तभी पीएम चीन में कहते हैं, परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम आपसी संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या चीन भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद देना जारी रखेगा या भारत के साथ दोस्ती निभाएगा? इसी मुद्दों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट में चाइना स्टडीज की प्रोफेसर सिपर्णा पाठक और सामरिक मामलों के जानकार कर्नल दानवीर सिंह। सिपर्णा जी, पहला सवाल आपसे है कि 7 साल बाद पीएम का चीन दौरा, बयान आता है आपसी विश्वास, संवेदनशीलता, सम्मान, कैसे आप देखती हैं? ये 7 साल बाद विजिट तो हो रहा है, बट इस वक्त हालात काफी बदल चुके हैं। जिसपे हमने सोचा था, डिस्पाइट काफी सारे विश्वासघातों के बाद भी, कि अमेरिका और भारत में एक किस्म की दोस्ती हो सकती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक सिमिलैरिटी है, वो भी गलत साबित कर दिया क्योंकि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना है वगैरह वगैरह। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हालत है, जो स्थिति है, वो 1971 से बहुत सिमिलर है क्योंकि 1971 में भी चाइना, पाकिस्तान और यूएस एक साइड पर थे। हालांकि ये तीनों इस वक्त कह नहीं रहे कि तीनों एक साथ में हैं, लेकिन अगर हम इनके एक्चुअल एक्शंस को देखें, सब कुछ बहुत सिमिलर है। वो ट्रंप भी आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ये सारा इग्नोर किया जा रहा है कि इसी साल शेल पाकिस्तान से निकल चुका है। चाइना तो पता नहीं कितने सालों से खोद रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो उनकी दोस्ती अलग तरीके से, और ये चीन की तो हमेशा से थी ही थी। इनफैक्ट अभी जब वांग ही इंडिया आए हुए थे, इंडिया से तुरंत बाद अफगानिस्तान गए, वहां से वो सीधे सीधे पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान पहुंचते साथ उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने फिर से वही शब्द यूज किया, आयरन क्लाइड फ्रेंड, ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और कहा कि चाइना जो है हमेशा की तरह पाकिस्तान के सॉवरेन इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान का सॉवरेन इंटरेस्ट क्या है? तो बात तो सारा सब कुछ वहीं क्लियर है। अब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त थिएनजिन में है, क्यों है? वो एससीओ समिट के लिए गए हुए हैं। अब वो बस एक कोइंसिडेंस की बात है कि वो चीन में हो रहा है। रूस हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, उसने आज तक वैसा कुछ भी नहीं किया जिस तरह से चाइना ने किया है, या पाकिस्तान ने किया है, या अमेरिका ने किया है। रूस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे लिए, वो कल भी था, आज भी है, और होपफुली कल भी रहेगा। और एससीओ में इंडिया और रूस का पार्टनरशिप, इसको इग्नोर करना मुश्किल है। पिछले साल एससीओ का एक्सपेंशन हुआ था जिसमें काफी सारे और पार्टनर्स भी आए। तो इस वक्त इंडिया ग्लोबल साउथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज के हिसाब से वहां ना जाए तो ये गलत दिखता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं। एक चीज जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, एससीओ में रूस हमें लेकर आया था और चीन स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान को घसीट कर लेके आया था। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट के लिए गए हैं, वो बस कोइंसिडेंस है कि वो थिएनजिन में है। बाकी असली में कभी दोस्ती हो नहीं सकती है।
और ये बहुत ही दुखद बात है, बट सच्चाई यही है। असली में दोस्ती नहीं हो सकती है। तो कर्नल दानवीर सर, क्या 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ, अब बात हो रही है कि उसको पीछे छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए? एक फौजी होने के नाते कैसे, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाठक मैडम से काफी हद तक सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल बहुत सही तरीके से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके सामने रख दिया एज फार एज फॉरेन रिलेशंस आर कंसर्न बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर आप सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं इसको इस तरीके से आपके सामने समक्ष रखता हूं कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ है? क्या भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ है? क्या भारत और चीन का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई इस तरीके का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है? तो इन सवालों का अगर आप जवाब दे देंगे तो आपको अपने आप फौजी होने के नाते जो आपने मेरे से पूछा वो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी स्थितियां कुछ थोड़ी सी बदली हैं, और जैसा पाठक मैडम ने कहा कि स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लुएंस है हमारा और अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक सिमिलैरिटी है। तो वो स्ट्रेटेजिक सिमिलैरिटी ट्रम्प के आने से और कुछ दिन इस तरीके की बयानबाजी करने से और ड्रामेबाजी करने से बदली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और लॉन्ग टर्म में भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये दोनों की मजबूरी है। अगर अमेरिका की मजबूरी भारत है तो भारत की मजबूरी अमेरिका है, ये आप कभी मत भूलिए। ट्रेड का कहानी चल रही है, ट्रेड के अंदर मसल फ्लेक्स हो रहे हैं, और ये भी कितनी दूर तक जाएगा ये भी देखना है। और दूसरी बात इसमें मैं ये कहूंगा कि जहां तक चाइना के संदर्भ में है कि भाई पुरानी बातें छोड़ दीजिए, नई दोस्ती करते हैं और वो जो भी कहानी है। तो आप ये मेरे को बताइए कि क्या बॉर्डर के ऊपर समझौता करने के लिए चीन तैयार है? बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको नहीं। क्या चीन पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या चीन भारत का समर्थन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर करने को तैयार है? बहुत छोटी सी चीज है, कर सकता है एससीओ में? आपको जवाब इसका मिलेगा नहीं। क्या भारत फिलीपींस को हथियार देना बंद कर देगा? क्या भारत वियतनाम को सपोर्ट करना बंद कर देगा? क्या भारत मालाबार एक्सरसाइज करना बंद कर देगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है कि ट्रम्प की ट्रेड टैरिफ्स को हराने के लिए दोनों देश कुछ ट्रेड के अंदर एक दूसरे को रियायत दे देंगे, जो कि थोड़े समय तक चलेगा। और जब ट्रम्प साहब का नशा उतर जाएगा और जब उनको समझ में आएगा तो ये रातों रात स्थितियां फिर बदली हो जाएंगी। इसमें कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि भारत और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लुएंस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो अलाइंड है। तो ये फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रम्प का ये जो एक छोटा सा ये जो फेज आया है, इससे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में फर्क पड़ने वाला है। तो सिपन्ना जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हम ये ना माने कि जो कहा जा रहा है कि अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक संतुलन बनाने की कोशिश है, प्रधानमंत्री का जिस तरह से वहां जाना, रूस के राष्ट्रपति का भी आना, तो ये सब इसको कह सकते हैं आप? जी देखिए, अमेरिकन दबाव और ट्रम्प का दबाव दो अलग चीज है। ट्रम्प तो इस तरह से जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो एक खुद में सॉवरेन एंटिटी है। बिकॉज अगर आप दूसरों के स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट हिज वो नवारो वगैरह जो जिनके पास और कोई काम नहीं है, उनको अपना मागा बेस को सपोर्ट करना है, लेकिन अगर आप बाकी सारे स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह के स्टेटमेंट्स देखें, कल भी उन्होंने एक निकाला था चाइना का मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्ट्रैटेजिक थ्रेट चाइना है अभी भी यूएस के लिए, और अगर एक देश है जो चीन को पकड़ कर रख सकता है वो सिर्फ इंडिया है। वो सिर्फ इस बार गलवान में नहीं हुआ है, ये पहले भी डोकलम में हो चुका है, 62 में हो चुका है, 67 में हो चुका है, यांगसे वैली में हो चुका है। दुनिया में और कोई देश नहीं है जो चीन को पकड़ के रखे। अब हम चीन को पकड़ के रख रहे हैं, वो अमेरिका के लिए नहीं, वो हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन दबाव वो रहे ना रहे, हमें तो हमारे सॉवरेनिटी को डिफेंड करना होगा। वो हम इकोनॉमिकली भी करेंगे, मिलिट्रीली भी करेंगे, और हमारे संबंध है, हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। हर एक देश के साथ हम मित्रता रखना चाहते हैं। अब अगर चीन और पाकिस्तान नहीं रखना चाह रहे, और उन्होंने दोनों ने काफी उदाहरण दे दिया है
पिछले इतने सारे सालों में, तो ठीक है, उनकी गलती है, उनका नुकसान है। अमेरिकन दबाव नहीं है, ये ट्रम्प वाला दबाव है। और जैसे सर ने भी कहा, ये नशा उतरने वाला है, बिकॉज उनके खुद के इकोनॉमी में उनका खुद खुद का इकोनॉमी डैमेज होगा। ट्रम्प को ये बात पता है कि इंडियन इकोनॉमी की भी काफी सारी चीजें हैं जिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल्स को उसने छुआ तक नहीं, क्योंकि वहां बर्बादी मच जाएगी, और कोई तो फार्मास्यूटिकल्स उस तरह से बना नहीं सकता जिस तरह भारत बनाता है। लेकिन हम में, चीन में और हम में फर्क है। चीन ने जैसे अपना रेयर अर्थ मेटल्स को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, एक चोक होल्ड बनाया कि हम देंगे नहीं अमेरिका को, तो अमेरिका घुटनों पर आ गया। अभी वो ट्रम्प कुछ कह भी नहीं रहा है चीन के बारे में, वो कहे जा रहा है अच्छा इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वगैरह। सबसे ज्यादा तो हम नहीं करते, वो तो चीन करता है। तो टेक्निकली तो चीन को अटैक करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। हम उस तरह के नहीं है कि हम दवाइयों को, फार्मास्यूटिकल्स को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे, बिकॉज उस पर जीवन निर्भर होता है, और हमारा उस तरह का वर्ल्ड व्यू है ही नहीं। ये अमेरिकन दबाव, ट्रम्प का दबाव रहेगा कुछ दिनों तक, लेकिन बैक चैनल्स में अभी भी डिप्लोमेसी चल रही है, ट्रेड के बारे में अभी भी बातें हो रही है। 28 सेक्टर्स में हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अभी भी अमेरिका के साथ। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अमेरिका को ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान की, भारत को हमारा कोई साथ दे ना दे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो पाकिस्तान और चीन को खुद से पकड़ रखा है, ये दुनिया में कोई और नहीं करता है। जिस तरह से अमेरिकन डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर, उस लेवल का तो हमारा अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज आत्मनिर्भर काफी सारे तरीकों में हम अभी भी हैं। अमेरिका को भारत की जरूरत है, सूनर देन लेटर वो वापस आ जाएगा, नशा उतरेगा, ना भी उतरे, विद और विदाउट द यूएस, हमें जो करना है एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, वो हम करते रहेंगे। तो कर्नल दानवीर, दोनों का स्टेटमेंट अगर देखें, चीन का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, पीएम ने भी जो कहा, सीमा पर, सरहद पर बात करें, बाकी चीजें तो अपनी जगह है। चीन के साथ अगर 2020 के बाद अगर संबंध बिगड़े हैं तो बड़ी वजह रही कि सीमा पर तनाव। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बातें निकल के आ रही है, जो भारत का जो स्टैंड है कि अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति बहाल की जाए, क्या वो संभव लगता है, हो पाएगा? क्योंकि जी देखिए, 2020 से पहले वाली स्थितियां ऑलमोस्ट बहाल हो चुकी है, ऑलमोस्ट बहाल हो चुके हैं। छोटे मोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, बट हमारा पॉइंट वो नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये होगा, पॉइंट ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ नक्शा एक्सचेंज करें, जो भी लाइन है उसको रिकॉग्नाइज करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, कि भाई ये लाइन है, और जिससे कि विवाद की स्थिति ना हो, ग्रे जोन्स जो है वो सारे एलिमिनेट हो जाए। चाइना जान के वो ग्रे जोन्स रख रहा है। चाइना के पास में फौजी ताकत है, वो फौजी ताकत का इस्तेमाल तभी करेगा जब विवाद पैदा होगा, और विवाद जब पैदा होगा जब असमंजस की स्थिति होगी, क्लियर स्थिति नहीं होगी। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी रही, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बदल रही है, स्ट्रेटेजी में चेंज आ रहा है। स्ट्रेटेजी में चेंज इसलिए आ रहा है कि फौज, भारत की इकोनॉमी ये अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने चाइनीज हथियारों का जुलूस निकाला है, वो मैसेज, मैं हमेशा से कहता हूं कि धमाका लाहौर में, मुरीद के में, भावलपुर में हुआ था, लेकिन आवाज और गूंज बीजिंग में सुनाई दी थी, क्योंकि हथियार सारे उसके ध्वस्त हुए हैं। तो वो भी रिकैलिब्रेट कर रहा है। भारत ने जिस तरीके से गलवान की स्थिति को संभालते हुए ऑपरेशन कैलाश किया और चीन को पेंगोंग त्सो से पीछे हटने के लिए मजबूर किया, ये भारत की एक इच्छा शक्ति को दिखाता था। और अभी काफी समय हो रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। आपको भी मालूम है, आप डिफेंस कवर करते हैं। लेकिन कर्नल दानवीर, अगर बात करें, बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि लगभग पहले जैसी स्थिति बहाल हो गई है, लेकिन जो ग्राउंड पर अगर बात करें वो कम से कम नहीं दिख रहा है। 2 ही बार अगर बात करें तो एक बार एक्सचेंज हुआ जहां चीन की सेना पीछे हटी है, भारत की सेना पीछे हटी है, और कुछ डिसएंगेजमेंट यहाँ हुआ है आपको जाके देपसांग और दमचौक में। उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बात आगे बढ़ी है, रफ्तार बहुत धीमा है वहां पर अगर कहें तो। हाँ, तो वो बढ़ेगी ना बात, मैं तभी तो कह रहा हूँ। मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वहां पे, तो कहानी तकरीबन रिजॉल्व हो गई है। तो अब आगे कहानी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी तैसे तैसे ये कहानी बढ़ेगी, और चीन मजबूर होगा। चीन देखिए, चीन ताकत को सलाम करता है। चीन की आप हिस्ट्री में जाइए,
जब बरतानवी ताकत बहुत अपने उरूज पर थी तो उसने उनको बहुत बड़ा एक्सेस दिया था। चीन कमजोर था और जैसे ही चीन ताकतवर हुआ उसने बरतानी ताकतों को दूर भगाया और वो अपना उसने एक पूरे रीजन के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और आज अमेरिका को आके दिखा रहा है। तो चीन ताकत को सलाम करता है और अपना समय का इंतजार करता है। आपको उसके साथ में अगर बैठ के अपने लेवल पर अगर आपने बात करनी है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब ये ताकत ऐसे तो नहीं बढ़ेगी कि आपने रिमोट का बटन दबाया और ताकत बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए टाइम लगेगा और टाइम जिससे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे हमारी प्रगति हो रही है, उसका इम्पैक्ट बीजिंग को महसूस हो रहा है। बीजिंग की मजबूरी बनेगा अभी भारत के साथ में आगे आने वाले समय में दोस्ती करना एक उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये आप देखिएगा कि कैसे ये चीजें बदली होती हैं। और जो आपने ग्राउंड की बात करी वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। अब इससे ज्यादा मैं आगे कुछ कहूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। तो अभी वैसी परिस्थितियां नहीं है और जो ग्रे जोन की मैं बात कर रहा था, उस ग्रे जोन को हमने इतना नैरो कर दिया है कि वो अब उस तरीके से बदमाशी नहीं कर सकता है। वो पकड़ा गया, जकड़ा गया है, वो मजबूर है अभी। वो लेकिन अदरवाइज आप मेरे को बताइए कि क्यों नहीं गलवान जैसी घटना बाद में हुई? क्यों नहीं पेगोंगसो पर पत्थर चले, पेगोंगसो लेक के आसपास? क्यों नहीं हुआ? ये आपके ऊपर तो प्रेशर बनाया जा सकता था ना, क्योंकि आपने वो जो बैंड था ग्रे जोन का बहुत नैरो कर दिया है। वो अब इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएगा, वो आगे मजबूर होगा और मजबूर दिन प्रतिदिन हो रहा है, आप देखिएगा। सिपन्ना जी, ये सारी बात तो समझ में आती है कि सीमा पर 2020 के बाद से शांति है, स्थिरता है, तनाव अपनी जगह है। लेकिन क्या चीन वाकई में भारत को बराबरी का दर्जा देगा कि अभी भी एक दक्षिण एशिया के कहें उसको रखेगा, पाकिस्तान को पुश बैक करता रहेगा? अगर बात करें तो बराबरी का दर्जा और चीन और भारत में अंतर तो है, और भारत को चीन के समकक्ष आने में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा, यह भी एक सच्चाई तो है। जी, अनफॉर्चुनेटली भारत कभी चीन को एक समान दर्जा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनमें भी कहावत है कि एक पहाड़ पर दो शेर नहीं हो सकते। वो खुद को शेर मानता है और उसको लगता है वो यूएस को चैलेंज कर सकता है, तो वो ऊपर देख रहा है, जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसे किस तरह से गिराया जाए, उसे टॉपल कैसे किया जाए। अब भारत उससे एक स्तर नीचे है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम बराबरी वाले लेवल पे आए। इसीलिए वो हमेशा कोशिश भी करता रहा है पहले से ही कि भारत में और अमेरिका में दूरियां बने रहें। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने हिस्ट्री में ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना का जो सबसे डीपेस्ट ख्वाहिश है उसका उसका यही है कि अमेरिका और भारत एक ना हो जाए, एक साथ ना हो जाए, बिकॉज फिर अमेरिका को इजी होगा कि वो अपना पकड़ बनाए रखे। ये एक बात है। अगर आप इस साल एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था उसमें राजनाथ सिंह जी गए हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम, एंड उन्होंने शब्द यूज किया था परमानेंटली, हम परमानेंटली जो तिब्बत वाला इशू है, उन्होंने तिब्बत भी कहा था, इस इशू को हम सुलझाते हैं। तो चीनियों ने वही कहा जो वो 1950 से कहते आए कि ये कभी फ्यूचर में रिजॉल्व होगा, फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब रिजॉल्व होगा। वो फ्यूचर कब है? 1950s में भी चो एन लाई ने भी यही कहा था, आज के डेट में भी वांग यी वही कह रहा है। तो वो फ्यूचर कब आएगा? तो ये बस झांसा है। चीन मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, वो झांसा देने में बहुत आगे है। अगर किसी वक्त ऐसा हालत हो गया कि भारत बिल्कुल इकोनॉमिकली बराबरी पे आ गया, तो भी वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहेगा, बांग्लादेश का इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है, सर ज्यादा बता पाएंगे इस पर, लेकिन ओपन सोर्सेज से भी हमें जितना पता है कि डेप्सांग और डेमचोक में जितने हमारे पैसे लग रहे थे उसे बस स्टेबल करने के लिए, वो सारे पैसे हम अपने इकोनॉमिक राइज के लिए यूज कर सकते थे। अगर भारत को साउथ एशिया में ही बंद करके रख दिया जाए, कॉन्स्टेंटली संभालते रहें, कभी हम ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त हो जाएं, उसमें पैसे लगते हैं, हमारे लोग लगते हैं, वक्त लगता है, डिप्लोमेसी लगती है, कभी वो हो जाए, कभी बांग्लादेश में क्राइसिस हो जाए, कभी नेपाल के साथ हो जाए, कभी श्रीलंका के साथ हो जाए, तो हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे फोकस करें? चीन जब 1978 में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा था, उसके पास स्टेबल पेरिफेरी था,
उसे पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट तरीका है सबसे ताकतवर बनने का, क्योंकि जो पैसे आएंगे उससे वो मिलिट्री डेवलपमेंट में ही लगाएगा। वो चीज़ हम भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमें रोक कर रखना चाहता है। अगर हम किसी दिन इकोनॉमिकली बराबर भी हो गए, वो पाकिस्तान को यूज करेगा। आप खुद एक बात बताइए, वो एक ऐसा देश है जिसके पास, पाकिस्तान कुछ नहीं है उसके पास, बेचने को कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ ही झूठ बोलता है। और ट्रम्प भाई साहब तो वो लगे हुए हैं, वो मान ले रहे हैं, लेकिन इतने सालों से पाकिस्तान चीन को बेवकूफ बनाते आया। सीपेक होगा, ये होगा, वो होगा, उनके पास है नहीं कुछ डेवलपमेंट, तो उन्होंने कभी कुछ की नहीं, बिकॉज इंडिया में घुसना और इंडिया को तोड़ना यही एक मकसद रहा है। लेकिन आज तक चीन साथ दे रहा है, क्यों? चीनी लेबरर्स की भी हत्याएं होती हैं जब वो सीपेक पे काम करने जाते हैं, चीन उस पर भी चुप है। ऐसे तो नहीं वो बाकी किसी देश में होता, अगर खास करके भारत में या अमेरिका में, तब तो वो बवाल मचा देता कि हमारे लेबरर्स का रिस्पेक्ट नहीं है, ये डेमोक्रेसी कैसे वगैरह। पाकिस्तान में तो साल भर साल चीनी लेबरर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन उनका पार्टनरशिप चला जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, जैसे हमारे चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था कि फ्रेंड्स फ्रेंड फ्रेंड, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो ये वही बात है। पाकिस्तान और चीन का एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। तो चीन अब इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो लेवरेज करता रहेगा, हमें बंद करके रखने की कोशिश करेगा साउथ एशिया में। तो आई नो बहुत पेसिमिस्टिक है, बट सच्चाई यही है। लेकिन कर्नल दानवीर, एक अच्छी बात यह है कि दुनिया में अगर कोई भी देश जो है आर्थिक तौर पर बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है तो वो भारत है। चीन से कम आप या दुनिया के किसी भी देश देखते हैं। मेरा सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हथियार से लेकर बाकी सब कुछ, कई सारी चीज मुहैया कराए, तो आपको क्या लगता है कि चीन हमारे लिए कितना, मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना दूर हमारा संबंध हो सकता है? सब ठीक होगा, केवल कहने की बातें हैं? कभी नहीं ठीक होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें हैं वो चीनी तकनीक की हैं। DF सीरीज की मिसाइल्स हैं वो। उसके पास जितने भी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, अब हथियार और बाकी हथियार हैं, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो बाकी और चीजें हो, हेलीकॉप्टर हो, आने वाले समय में वो सारे के सारे चीनी हो रहे हैं। और फाइटर एयरक्राफ्ट हो, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी चीन पाकिस्तान को देने की बातें कर रहा है। अभी हाल ही में हंगूर मिसाइल पनडुब्बियां पाकिस्तान को हैंड ओवर करी हैं, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पाकिस्तान उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान को हटा दे, पाकिस्तान अचानक से भारत का दोस्त बन जाए और उसका डीएनए जाग जाए, बोले कि ये हमारा डीएनए सेम है और हम सब भाई भाई हैं, और वो इस तरीके का खेल हो जाए, तो चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा एफर्ट हम चीन के तरफ लगा सकते हैं उसके बाद में। लेकिन चीन को भी मालूम है ये फॉल्ट लाइन डीएनए से परे जाती है, और वो फॉल्ट लाइन हमने पहलगाम में देखी कि क्या फॉल्ट लाइन है, और वो फॉल्ट लाइन को वो एक्सप्लॉइट करेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। और बांग्लादेश के अंदर भी उस तरीके का सेंटीमेंट है, मालदीव्स में भी उस तरीके का सेंटीमेंट है। लेकिन मालदीव्स एक छोटा कंट्री था, वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो वो खेल नहीं पाया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है, बांग्लादेश के अंदर वो कैपेसिटी है, तो ये खेलेंगे, ये आगे तक खेलेंगे, और चीन इस का फायदा उठाएगा। और मैं फिर बोल दूं कि जैसा पाकिस्तान भारत के लिए है, चीन के लिए है, ऐसा भारत के लिए वियतनाम और फिलीपींस है। आप इस गलत फहमी में ना रहिए कि हमने बिल्कुल सब तरफ फूल बिखेरे हुए हैं चीन के लिए। तो हम भी अपने पूरे प्रयास में हैं, और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। जो कहानी हम, वो बात और है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मदद करी है चीन ने, वो हम उस तरीके की मदद ना वियतनाम को करेंगे और ना कर रहे हैं, ना फिलीपींस को करेंगे। मेरा कहने का मतलब है न्यूक्लियर मिसाइल और इस तरीके की कहानियां। लेकिन उसके अलावा तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीन की समस्याएं जो है बढ़े, और हम बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कंट्रोल में रहे। तो सिपन्ना जी, क्या लगता है कि चीन पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? किस हद तक हमारा वो साथ देगा?
चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, 100 बात की एक बात। लेकिन स्थिति इस वक्त ऐसी है कि हम एससीओ में भी हैं और दोनों इम्पोर्टेंट देश हैं, ब्रिक्स में भी हम हैं और हम इम्पोर्टेंट देश हैं। तो जैसे होता है कि अगर दो दुश्मन भी रियल लाइफ में, जैसे अगर दो दुश्मन भी है लेकिन अगर वो प्रोफेशनल स्पेस होता है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना होता है, तो उसी तरह एससीओ में भी बातचीतें होंगी, डिप्लोमेसी तो हमेशा चलता ही रहेगा, वो सारा सब कुछ होता होगा। लेकिन अगर आप 5 या 6 साल पहले भी, इनफैक्ट बिफोर गलवान के पहले का अगर देखें, काफी सारे बातें होती थी कि क्लाइमेट चेंज को हम एक साथ एड्रेस कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। इस विश्व के सबसे ज्यादा पोल्यूटर, सबसे बड़े पोल्यूटर्स तो अमेरिका और चीन है। तो चीन हमारे पीठ पर बंदूक रखकर उसमें भी चलाता था कि हम डेवलपिंग कंट्री है। बहुत ज्यादा फर्क है, चीन जितना पोल्यूट करता है और इंडिया जितना पोल्यूट करता है। छोटे से छोटे चीजों में भी भरोसा नहीं करते चीनियों को बस फायदा ही चाहिए इंडिया से, और इंडिया कब तक फायदे देता रहेगा, हम कब तक एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। अगर हमें वो स्ट्रैटेजिक समझ आज भी ना आए तो ये सिर्फ हमारी गलती होगी। लेकिन जैसे सर ने कहा, वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदल चुका है इस वक्त, हमें समझ में आता है। अब एससीओ, ब्रिक्स, ये सब में रूस है जो हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंड है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो सारी चीजों में हम रहेंगे। लेकिन चीन पे भरोसा हमने बहुत बार किया है पहले, और बहुत बार पीठ में हमें खंजर मिल चुका है। अब लोग कह रहे हैं देखिए अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं है। भारत कोई गेंद नहीं है कि अमेरिका लात मार दे तो चीन के पास चले जाएं, चीन लात मार दे तो अमेरिका के पास चले जाए। भारत एक केपेबल देश खुद में एक है, हम अकेले काफी हैं, और हम पता नहीं और किस तरह से ये प्रूव करें। तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि अमेरिका के साथ अभी नहीं बन रही है, जब तक ट्रम्प है टेम्पोररली, तो हम चीन की तरफ चले जाएं और फिर से बेवकूफ बन जाए। भरोसा करना बहुत बड़ा गलती होगा, और मुझे लगता नहीं है हम ये ऐसा करने वाले हैं फिर से। बट आगे आई जस्ट होप कि ये सब में से ऐसी स्थिति उभर कर आए कि भारत सिर्फ और ज्यादा ताकतवर निकले। इसलिए आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और चीन के बीच में जो जटिल रिश्ता है उसको इतनी आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।